मॉडर्न हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपने प्रभुत्व जमाने के लिए तीन शासकों के साथ लड़ाइयाँ लड़ा, खास करके 1757 से लेकर के 1764 ईस्वी के बीच। पर सबसे आखिरी में जो 1764 ईस्वी की लड़ाई हुआ था, जिसको बक्सर की लड़ाई कहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास आज करेंगे। तो समझते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, देखिए, हमने समझा था कि किस तरीके से जब मीर कासिम बंगाल के नवाब थे तो वो चाहते थे कि वो अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से मुक्त कर ले, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। इसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठाया, पर उसके इस कदम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो नाराज हुए और उनके साथ एक छोटी सी लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में मीर कासिम का हार हुआ और वो भाग करके जो अवध के नवाब थे उससे जाकर के मिले और उससे जाकर के एक संधि किया। जो बक्सर की लड़ाई था, बक्सर की लड़ाई में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे, दूसरे तरफ बंगाल के नवाब, या उस समय हम ये कहें कि मीर कासिम तो चूंकि बंगाल छोड़ चुका था, तो एक तरफ थे मीर कासिम, दूसरी तरफ अवध के नवाब, और तीसरे तरफ थे मुगल बादशाह। इन तीनों के संयुक्त सेना एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब थे सीजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और एक थे मीर कासिम। इन तीनों की सेनाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं के बीच एक लड़ाई होता है, कौन सा? बक्सर की लड़ाई। और ये लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ये लड़ाई होता है। यानी कि एक तरफ केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होते हैं, सेना होते हैं, दूसरे तरफ मीर कासिम जो बंगाल से अपदस्थ कर दिए गए थे, भाग करके अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला थे उससे संधि किया, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि किया। इनके संयुक्त सेनाओं के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच एक लड़ाई होता है 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इसको नाम दिया जाता है बक्सर की लड़ाई। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता है, और ये तीनों संयुक्त सेना की हार होती है। और ये बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे भारत के राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है। अब देखिए, जब बक्सर की युद्ध होता है तो बक्सर की युद्ध में चूंकि मीर कासिम तो पहले ही हारा हुआ था, और उन्होंने मीर कासिम के साथ जो एक संधि किया था अवध के नवाब और मुगल बादशाह, उसकी भी हार होती है। इसके बाद एक संधि होता है जिसको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। हम इलाहाबाद की संधि को अब समझेंगे कि इलाहाबाद की संधि आखिर क्या था। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? ये संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। हालांकि इलाहाबाद की संधि जो था ये दो संधि हुआ था, एक संधि नहीं था। एक अवध के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और दूसरा संधि मुगल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो इसमें जो पहला संधि था वो किसके किसके बीच हुआ था? वो हुआ था मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
क्योंकि मुगल बादशाह की हार हो चुकी है, तो इस हार के बाद जो ये संधि हुआ, इस संधि में कुछ शर्त रखा गया। इनमें सबसे पहला जो शर्त रखा गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व चूंकि क्लाइव कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संधि मुख्य रूप से किसके किसके बीच हुआ था, तो मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्लाइव ने बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया था बक्सर की लड़ाई में, और इसकी वजह से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी बक्सर के युद्ध में। शाह आलम के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुआ, इसमें दो शर्त रखा गया। पहला कि इसमें अगर हम शर्त की बात करें तो शाह आलम कंपनी के संरक्षण में आ गया। शाह आलम कंपनी के संरक्षण में आ गया। कंपनी के संरक्षण में आ गया कौन? शाह आलम। शाह आलम अब कंपनी के कंट्रोल में आ गया। अब शाह आलम के जो प्रशासन है या उनकी जो राजस्व व्यवस्था है, इसको अब कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। दूसरा, कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार प्राप्त होने का मतलब कि अब टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित या कर वसूलने का जो अधिकार है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गया। यानी कि आर्थिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि टैक्स से ही राज्य चलता है। और जब टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, तो अब शाह आलम द्वितीय को कंपनी पर निर्भर होना पड़ेगा, कंपनी के बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के ही उसको प्रशासन चलाने के लिए पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मीर कासिम जो बंगाल को तो डुबाया ही, अपना तो डूबा ही, उन्होंने संधि करके शाह आलम द्वितीय को भी डुबा दिया। दूसरा जो संधि हुआ था, वो संधि हुआ था अवध के नवाब के साथ। इलाहाबाद में दो संधि हुआ था। पहला संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, और दूसरा संधि हुआ था अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला। नवाब शुजा-उद-दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये दूसरा संधि हुआ था। इस संधि में क्या किया जाता है कि इस संधि में युद्ध हर्जाना के रूप में EIC को 50,000 रुपया प्राप्त हुआ। यानी कि अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला थे, उसके साथ जो संधि किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध हर्जाना के रूप में 50,000 रुपया देना पड़ा अवध के नवाब को। यानी कि मीर कासिम जो बंगाल को लेकर के डूबा, बंगाल से भाग करके उन्होंने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया, और इन तीनों ने मिलकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक युद्ध किया, जिस युद्ध का नाम दिया जाता है बक्सर की लड़ाई। और भारतीय इतिहास में इस युद्ध का महत्व है, क्योंकि इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होता है और इन तीनों नवाबों के या बादशाहों के संयुक्त सेना की हार होती है। और इस हार के साथ एक संधि करना पड़ता है, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन राजाओं को या इन राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। देखिए, जो प्लासी का प्रथम लड़ाई था या प्लासी का लड़ाई था, वो प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ा था, उसमें उन्होंने छल का सहारा लिया था। उसमें उन्होंने किस तरीके से
इस EIC के लिए बक्सर की लड़ाई का महत्व। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बक्सर की लड़ाई का महत्व क्यों है? क्योंकि अगर हम प्लासी के युद्ध को समझने का प्रयास करें तो प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ था। प्लासी की युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए जीतता है क्योंकि यहाँ पे होता है विश्वासघात। विश्वासघात से जीता। जो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, उसके जो सेना नायक थे, उन्होंने उसके साथ क्या करता है कि विश्वासघात करता है और जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाता है। इस विश्वासघात के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लासी की लड़ाई में जीत होता है, पर बक्सर की लड़ाई में उन्होंने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। सर्वोच्च सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और इसमें उन्होंने लड़ाई लड़ा था। इसमें सच में युद्ध हुआ था और इसमें पता चल गया कि ब्रिटिश सेना सच में सर्वोच्च है। तब जाकर के उन्होंने 3 राजाओं की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। और इस चीज के बाद क्या हो गया कि बंगाल तो डूबा ही, बंगाल के साथ साथ अवध को भी ले डूब गया और जो मुगल बादशाह के पास थोड़ा बचा खुचा पावर था, वो शक्ति भी समाप्त हो गया बक्सर की लड़ाई में। देखिए, हमने ये देखा कि बक्सर की लड़ाई में एक तरफ मीर कासिम होते हैं जो बंगाल के नेतृत्व करते हैं या बंगाल पर फिर से अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करता है, बंगाल की सत्ता को फिर से अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है। दूसरे तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं, मीर कासिम के साथ एक साइड में अवध के नवाब भी होते हैं और मुगल बादशाह भी होते हैं। इन तीनों की हार होती है। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था, ये अवध के शासक और मुगल बादशाह के बीच हुआ। चूंकि शाह आलम मीर कासिम पहले ही अपना सत्ता गंवा चुका था, तो बंगाल के लिए उसका महत्व कुछ ज्यादा नहीं होता है। पर कंपनी एक चीज अब समझ रहा है कि बंगाल में पपेट रूलर बैठाने की वजह वहां की सत्ता पर अपना दखल देना जरूरी है, क्योंकि बंगाल पर जिसको भी उन्होंने शासक बनाया या सत्ता दिया, सबके साथ उसका किसी न किसी तरीके का दिक्कत शुरू हो रहा था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर बंगाल में ये द्वैध शासन क्या था। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? तो 1765 ईस्वी में होता है और द्वैध शासन 1772 ईस्वी तक चलता है। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये द्वैध शासन क्या था, द्वैध शासन का क्या मतलब होता है। द्वैध शासन, अगर हम द्वैध शासन को समझने का प्रयास करें तो देखिए, जो शासन के 2 महत्वपूर्ण चीज होता है, एक तो दीवानी अधिकार और एक होता है प्रशासनिक दायित्व। दीवानी अधिकार और प्रशासनिक दायित्व। इससे पहले क्या किया गया था कि बंगाल भले ही कंपनी के नियंत्रण में था, पर कंपनी बंगाल पर अपने हिसाब से किसी को नवाब बनाता था और वो चाहते थे कि बंगाल के नवाब उनके फेवर में काम करें, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। पर उन्होंने देखा कि कोई भी बंगाल के नवाब उनके इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है, उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है।
तो उन्होंने क्या किया कि बक्सर की लड़ाई में निर्णय लिया कि दीवानी अधिकार पर वो खुद नियंत्रण करेगा, AIC का नियंत्रण। उन्होंने ये कर दिया कि अब जो बंगाल में दीवानी अधिकार है यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही करेगा, और जो प्रशासनिक दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व कौन संभालेगा, तो बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। यानी कि दीवानी अधिकार आर्थिक क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बंगाल के प्रशासनिक चीजों को संभालने का दायित्व किसके ऊपर होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये चीज निर्भर किया गया कि बंगाल के नवाब को कितना रुपया दिया जाएगा, तो 53 लाख रुपया दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष वहां के प्रशासन को चलाने के लिए। बंगाल के प्रशासन पर नियंत्रण है बंगाल के नवाब का। प्रशासन को चलाने के लिए पैसा की जरूरत होता है, पर पैसा पर उसका अधिकार ही नहीं है। आर्थिक रूप से किसी भी तरह की शक्ति बंगाल के नवाब के हाथों में नहीं रह गया है। आर्थिक रूप से सभी शक्ति किसके हाथों में चला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गया है बंगाल के नवाब, और इसको प्रशासन चलाने के लिए कितना रुपया मिलता है, तो 53 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष के हिसाब से मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि बंगाल में अधिक से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयास करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब प्रशासन मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार उनके पास में है, और जबकि नवाब के हाथों में कुछ भी नहीं है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चूंकि अभी भी टैक्स वसूलने की उनके पास किसी तरह की ना तो मशीनरी होते हैं ना लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दो आदमी को नियुक्त करता है टैक्स वसूलने के लिए। एक तो मोहम्मद रजा खां और सिताब राय। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल में, और सिताब राय नाम का एक व्यक्ति होता है। इसको कहता है कहाँ का राजस्व वसूलने के लिए, तो बिहार का राजस्व वसूलने के लिए कहता है सिताब राय को। अब देखिए, चूंकि दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, सारा का सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है, पर उनके पास किसी तरह का दायित्व नहीं है प्रशासन का। लोगों की स्थिति क्या है, प्रशासन किस तरीके से चलाना है, इस चीज का उसके पास कोई भी न तो अधिकार है या न ही वो दायित्व लेना चाहते हैं। इस वजह से ये जो द्वैध शासन है, इसमें कई तरह की दोष उत्पन्न होता है। हम उन्हीं दोषों को समझने का अब प्रयास करते हैं। देखिए, दोष क्या होता है, दोष किसका, द्वैध शासन का। द्वैध शासन में क्या क्या दोष होता है। सबसे पहला दोष अगर द्वैध शासन का समझना हो तो आप ये चीज समझना हो कि देखिए, प्रशासन नवाब के पास प्रशासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसा की आवश्यकता होती है, जबकि पैसा पर नवाब का नियंत्रण है ही नहीं। प्रशासन नवाब के पास, जबकि इसके पास आर्थिक अधिकार नहीं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर। अगर किसी नवाब के पास, किसी राजा के पास आर्थिक शक्ति ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो प्रशासन कैसे चलाएगा। और यही चीज देखने को मिला बंगाल में द्वैध शासन के दौरान। बंगाल की जो प्रशासन है
वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। दूसरा चीज जो देखने को मिला वो आर्थिक दृष्टि से कंपनी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश, कंपनी अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने का कोशिश करता है और इस कोशिश के कारण बंगाल में स्थिति और भी कमजोर हो जाता है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने का प्राप्त करता है। तीसरा, तो द्वैत शासन का दुष्परिणाम क्या होता है? पहला दुष्परिणाम कि प्रशासन नवाब को चलाना है, जबकि उसके पास आर्थिक अधिकार ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। कंपनी के पास पैसा है पर उनके पास कोई दायित्व भी नहीं, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। और कंपनी चाहता है कि अधिक से अधिक पैसा वसूल करके वो बंगाल के राजस्व से अधिक पैसा वसूले और अपने आप को, अपने व्यापार को और भी आगे ले जा सके। इसकी वजह से बंगाल में द्वैत शासन उत्पन्न होता है। अब ये सवाल आती है कि बंगाल में कंपनी ने द्वैत शासन क्यों शुरू किया? ऐसा भी हो सकता था कि कंपनी राजस्व वसूलने के साथ साथ बंगाल के प्रशासनिक जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले सकता था। अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि द्वैत शासन क्यों कंपनी ये भी कर सकता था कि बंगाल पर प्रशासनिक रूप से भी वो अपने नियंत्रण में रख सकता था बंगाल को, क्योंकि राजस्व तो वो वसूल ही रहा है। पर उन कंपनी के पास ज्यादा अधिकारी नहीं होता है। एक तो अधिकारी की कमी, प्रशासन को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होते हैं और उसमें भी ऐसे लोग जिसको अनुभव हो, जिनको एक्सपीरियंस हो। और कंपनी के पास अभी इतने अधिकारी नहीं है कि वो बंगाल पर प्रशासनिक अधिकार भी, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी संभाल सके। दूसरा चीज कि इस समय बहुत सारे अन्य ब्रिटिश व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत में व्यापार कर रहा होता है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के विद्रोह की आशंका, चूंकि बंगाल में अन्य व्यापारी कंपनी भी अभी व्यापार कर रहा है और अगर बंगाल पर प्रशासनिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करने का प्रयास करता तो हो सकता था कि इस कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो बाकी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है उससे विद्रोह का सामना करना पड़े। इसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी से अपने आप को बचाने का प्रयास किया, प्रशासनिक रूप से बंगाल को नियंत्रित करने का कोशिश नहीं किया। जो तीसरा कारण है वो ब्रिटेन भी नहीं चाहता था, ब्रिटेन भी नहीं चाहता था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आया था, उसका मेन उद्देश्य था व्यापार करना। वो ये सोच करके नहीं आया था कि भारत को अपना उपनिवेश बनाना है या गुलाम बनाना है। पर उनको मौका मिला और उस मौका के कारण उन्होंने पहली बार बंगाल को अपने नियंत्रण में किया। पर ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उसके कंपनी वहां पे जाकर के शुरू में साम्राज्य स्थापित करे या किसी देश को अपने गुलाम बनाए। तो ब्रिटेन का भी दबाव था कि कंपनी सीधे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं करे। पर कुछ साल के बाद अगर हम देखें तो इस द्वैत शासन के कारण बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रहा था बंगाल में, खास करके प्रशासनिक समस्या, क्योंकि नवाब के पास या जो बंगाल के प्रशासन चलाते थे उनके पास फंड की कमी था, पैसा की कमी होता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फंड उसको नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से बंगाल के प्रशासन बुरी तरीके से प्रभावित होता है और अंत में द्वैत शासन को अंत किया जाता है।
द्वैध शासन का अंत। द्वैध शासन का अंत कब होता है? 1772 ईस्वी में। इस समय बंगाल के गवर्नर बनते कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इस समय बंगाल के गवर्नर बनते हैं कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और ये क्या करते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। और द्वैध शासन की समाप्ति के बाद क्या होता है कि बंगाल में प्रशासनिक दायित्व भी किसके हाथों में चला जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब बंगाल के प्रशासनिक अधिकार को भी देखेंगे। राजस्व अधिकार तो उसके पास पहले भी होता है, या दीवानी अधिकार हम कहें, दीवानी अधिकार उनके पास पहले भी होता है। पर अब उन्होंने क्या किया कि प्रशासनिक अधिकार भी अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से बंगाल अब पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में प्रशासनिक जिम्मेदारी भी चलाएंगे। और राजस्व अधिकार तो उनके पास पहले भी था। राजस्व वसूलने के अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने खूब सारा धन एकत्रित किया, और इस धन का प्रयोग उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने में किया। इस तरीके से बंगाल, जो कि एक भारत के सबसे समृद्ध प्रांत था, 1757 से लेकर के 1765 आते आते पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता है। हालांकि 1765 से लेकर के 1772 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल को नियंत्रित करता है, पर प्रशासनिक अधिकार वो बंगाल के नवाब के हाथों में छोड़ देता है। पर इस द्वैध शासन की वजह से बंगाल में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। और इस समस्या को देखते हुए जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देता है, और बंगाल के प्रशासनिक दायित्व भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता है। तो ये भारत की पहला प्रांत था जिस पर सीधा नियंत्रण हो चुका है अब किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहा है, किस तरीके से दक्षिण भारत को उन्होंने अपने नियंत्रण में करने का कोशिश किया, मैसूर राज्य को, इसके विषय में हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।